So good morning. Today is 26 November 2023, Constitution Day of India, संविधान दिवस, संविधान दिन, भारतीय राज्य घटना जिस दिन लिखित रूप से पूर्ण हुई और जिस दिन इस भारतीय संविधान को, भारतीय राज्य घटना को एडॉप्ट किया गया, उसके कुछ प्रोविजंस इनैक्ट किए गए, इस दिन को हम कुछ सालों से भारत सरकार संविधान दिन के रूप में मनाते हैं. So today on this occasion, I wish you all a very happy Constitution Day and expecting that the students, those who are getting training for several competitive examinations like defense, NDA, paramilitary forces, civil services, state services, and rest of the services. So they should try to inculcate a very important spirit of constitutionalism, or in another term, I would say constitutional morality in their personality, so that in the near future, you would extend a very strong support to each and every citizen of India in your own jurisdiction. Once you get into bureaucracy, once you get into different branches of bureaucracy, and the Constitution will empower you to inculcate the constitutional values like justice, liberty, equality, fraternity among the citizens of this country. So, Sambodhi करियर एकेडमी थाने वेस्ट मुंबई रीजन के प्लेटफॉर्म पे मैं मंगेश ज्ञानेश्वर बोरकर, डायरेक्टर, आप सभी को इस संविधान दिन की शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप लोग जो इस देश के ना केवल सर्वसामान्य नागरिक हो, तो बहुत ही जिम्मेदार नागरिक बनने जाने वाले हो, और आप लोगों को जब आप लोग प्रशासन में जाओगे एज IAS ऑफिसर, एज IPS ऑफिसर, एज अ रेवेन्यू कस्टम्स ऑफिसर, इन फॉरेन सर्विसेज, इन ऑडिट अकाउंट, डिफेंस सर्विसेज में जब जाओगे NDA के थ्रू, जैसे NDA के स्टूडेंट्स हमारे पास है, और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन, स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन करने वाले भी स्टूडेंट्स है. तो जब आप जाओगे इस देश के प्रशासन में, ब्यूरोक्रेसी में, डिफेंस फोर्सेस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में और अन्य सेवाओं में, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट जो किताब है, जिसे आपको फॉलो करना है, जिसमें निहित बहुत ही इम्पोर्टेंट जो वैल्यूज है, जिसे हम न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता कहते हैं, उसके ऊपर आपको अमल करना है. बिकॉज these are those यूनिवर्सल वैल्यूज. ओके, ये ऐसी यूनिवर्सल वैश्विक मूल्य है जो केवल ना भारत के लोगों के लिए है, ये सारे विश्व में समान रूप से है, लेकिन यह मूल्य भारतीय संविधान में इनकॉर्पोरेट की गई और ऐसी अपेक्षा की गई, जो भारत का संविधान लिखने वाले, जो हमारे द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी, और बाकी जो अन्य लोग जिन्होंने उस ड्राफ्टिंग कमिटी में या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काम किया, तो मेनली उन्होंने अपेक्षा की थी कि इस देश का जो हर व्यक्ति रहेगा, हर नागरिक रहेगा, उसके मन में ये जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की जो बात है, फाइनली यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की जो बात है, एकता और अखंडता की जो बात है, जो हम प्रियम्बल में पढ़ते हैं, भारत के संविधान के प्रारूप में पढ़ते हैं,
तो ये बातें जो है ये इनकलकेट होनी चाहिए, इसका फिल्ट्रेशन, इसका इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, उसके माइंड में होना चाहिए, उसके उसने उस उन वैल्यूज को अपने लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो आई एम नॉट लाइक आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग these things, these values uh, to be promoted from the common layman of this country, because what is happening over the period of, like, over so many years, after so many years, like, we always say that we have achieved our independence on 15th August 1947, and we say that finally our constitution got implemented on like, first we adopted, enacted on 26 November, and then finally enacted entire constitution on 26 January 1950. तो अभी 1950 से भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आज 2023 है, और इस 73 इयर्स में भी अनफॉर्चुनेटली वी नीड टू से दैट वी फेल्ड द एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। नाउ कीप असाइड दैट इलिटरेट सिटीजन ऑफ द कंट्री, ओके। थोड़ा सा हम इस बात को इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि चलो भाई, हमारी 75-76% हमारी लिटरेसी है, तो जो 25% जो लोग हैं, शायद उनको ये वैल्यूज या फिर जो भारतीय संविधान है उसका प्रमोशन उन लोगों में नहीं हुआ। लेकिन जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो स्टूडेंट्स है, एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हु अवेल्ड the facilities of education, okay, who is availing the facilities of education, who is availing every benefit out of this constitutional provisions. So what about those people? What about those citizens of this country? क्या उन्होंने इन वैल्यूज को समझने की कोशिश की? क्या उन्होंने न्याय की क्या संकल्पना है, स्वतंत्रता की क्या संकल्पना है, समता की क्या संकल्पना है, बंधुता की क्या संकल्पना है? ओके, व्हाट इज द कंसेप्ट, व्हाट आर दोज कंसेप्ट्स, राइट? ये समझने की कोशिश की। क्या हमने यूनिटी और इंटीग्रिटी, ओके, देन स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटीज, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है, ओके, एंटायर जो फिलॉसफी है हमारे भारतीय संविधान की, उसे समझने की कोशिश की। तो जब हम 73 इयर्स को देखते हैं, तो I am having this like, you will get this unfortunate shock that we failed to understand a very document which is called as the Constitution of India. और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय संविधान जो है, यह एक व्यक्ति, एक कम्युनिटी, एक समाज, एक जात, एक धर्म के व्यक्ति के लिए काम करने वाला डॉक्यूमेंट नहीं है। यह तो वो डॉक्यूमेंट है, यह तो वो किताब है कि जो इस देश का हर नागरिक, ओके, इस देश का हर नागरिक, इनफैक्ट व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड the provisions of the fundamental rights, so few of the fundamental rights which are basically identified as the human rights, okay, so भारत के व्यतिरिक्त अन्य देश के अगर नागरिक हमारे देश में आते हैं, तो उनके भी हितों का प्रोटेक्शन, उनके हितों का संरक्षण, सो दैट इज अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ certain international principles, okay, which are associated with human rights. तो भारतीय संविधान में ऐसे परराष्ट्र के लोगों के हितों का संरक्षण हो, ऐसा भी प्रावधान है फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत। लेकिन मोस्टली इस देश में जन्म लेने वाला हर बच्चा, बच्ची, हर व्यक्ति जो किसी एक जाति का है, दूसरे समूह का है,
धर्म का है, रंग का है, वर्ण का है. ओके, वर्ण मीन्स not that Varna order system, or in if you consider those Varna order system also, so that is also fine. तो वर्ण का भी रहेगा. तो भारतीय संविधान उस व्यक्ति से भेदभाव नहीं करता. हमारे देश में हर देश की एक हर देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है. एवरी कंट्री इज हैविंग देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर डॉक्यूमेंट टू रूल. ओके, तो the set of rules, the set of disciplines, the set of principles, okay, the set of philosophy which we adopted, so that is not making any difference. That is not discriminating on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth, okay, to the citizens of India. There are certain provisions in our constitution which have been mentioned in the fundamental rights. They don't discriminate on the basis of these parameters, but at the same time, Constitution incorporated one very important philosophy or one very important principle, which is called as affirmative action or the discrimination, positive discrimination, सकारात्मक भेदभाव. तो उसके कारण अलग है, उसके कारण अलग है. वो कारण समझने के लिए सकारात्मक भेदभाव, जैसे महिलाओं के लिए खास प्रोविजंस दिए गए भारतीय संविधान में. अलग अलग जो माइनॉरिटी रिलीजन्स है इस देश में, क्रिश्चियंस होंगे, मुस्लिम्स होंगे, बुद्धिस्ट होंगे, सिख होंगे, जैन होंगे, पारसीज होंगे, तो इनके लिए आर्टिकल 25 to 28 में अलग अलग प्रोविजंस है, स्पेसिफिक प्रोविजंस है. सभी रिलीजन्स के लिए है. आर्टिकल 29 और 30 में माइनॉरिटीज के लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस है. इफ यू रीड आर्टिकल 14, 15, 16, okay, so these are those provisions which are very important. And then article 340, article 341, 342, okay, and then some other articles. So you can identify that these principles are specifically emphasizing for the socio-educational economic transformation of the people, those who belong to the underprivileged section of the society, including today's OBC, other backward classes, today's scheduled caste, today's scheduled tribes, and the other backward communities. Okay. So सकारात्मक भेदभाव की पॉलिसी भारतीय संविधान ने अडॉप्ट की. उसके लिए भारत का अगर हम देखेंगे तो भारत का इतिहास समझना बहुत जरूरी है. वो इतिहास जिसकी शुरुआत मोस्टली इंडस वैली सिविलाइजेशन से वैदिक पीरियड और वैदिक पीरियड के बाद का जो इतिहास है, उसको अगर हम थोड़ा सा समझ लेंगे तो यू वुड कम टू अंडरस्टैंड कि व्हाई स्पेसिफिक प्रोविजंस, व्हाई स्पेसिफिक पॉलिसीज started by the government at the central level, at the national level, at the state level, for the benefit of certain specific communities, okay, certain caste groups, okay, and if you identify the population of these caste groups, so that is huge. Okay, तो मतलब भारत में ये जो अफर्मेटिव एक्शंस के बेनिफिट्स लेने वाले जो लोग हैं, तो उनकी लोक संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारत का इतिहास जो है वो वर्ण सिस्टम और वर्ण सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन कास्ट सिस्टम इस तरह से इवोल्व होते गया है. और उस वर्ना टू कास्ट में जो ट्रांसफॉर्मेशन था, उसमें डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, डिनायल ऑफ इक्वल राइट्स, ओके, सो उसमें डिस्क्रिमिनेशन था, डिप्राइवेशन था, उसमें इनजस्टिस था. तो बिकॉज ऑफ दैट ओनली इन द मॉडर्न टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड सर्टन फेवरेबल पॉलिसीज फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द कास्ट ग्रुप्स इन इंडिया. तो भारत के लोग अगर संविधान को समझने की कोशिश करेंगे, जो कोशिश मैं मानता हूं कि जो कोशिश हम लोगों ने इतने सालों में नहीं की. किसका दायित्व है भारतीय संविधान को समझने का? तो भारतीय संविधान को समझने का दायित्व हर उस व्यक्ति का है जो भारत का नागरिक है. तो ये
ये दायित्व अगर हमारे देश की पॉपुलेशन आज की डेट में 140 या 130 करोड़ से ज्यादा है, तो जो व्यक्ति भारत में जिसका जिसका बर्थ हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, उस हर व्यक्ति का जिसके सर्टिफिकेट पे है भारतीय नागरिक, इंडियन सिटीजन, जिसके पासपोर्ट पे लिखा है, जिसके इलेक्शन वोटर आईडी पे लिखा है, जिसके आधार कार्ड पर लिखा है, ओके, जिसकी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हो रही है कि ही इज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ओके, ही इज द डोमिसाइल ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ दिस कंट्री, उस हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है संविधान को समझ लेना। और फिर संविधान को समझ लेने के बाद अपने पेरिफेरी में लोगों को, जिनको संविधान समझा नहीं है, जिनके दिमाग में संविधान के बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस है, ओके, उन लोगों को संविधान के बारे में जागरूक करना, बताना कि भाई आप जिस देश में पैदा हुए हो और आप जो एवरी बेनिफिट ले रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू एजुकेशन, विथ रेस्पेक्ट टू हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, विथ रेस्पेक्ट टू यूर इन जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, ये जो रास्ते बनते हैं, ये जो आपके घर में पानी आता है, आप ग्राम पंचायत एरिया में रहते होंगे, नगर परिषद एरिया में रहते होंगे, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में रहते होंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप सिक्योरिटी लेते हो, पुलिस सिक्योरिटी लेते हो, आपके हर एक, आपके जन्म से लेके मृत्यु तक और मृत्यु के बाद भी अलग वेरियस सर्टिफिकेट्स आपको लगते हैं, राइट। वो सर्टिफिकेट्स आपको गवर्नमेंट, मतलब शासन की जो अलग अलग जो ऑफिस होते हैं उसके माध्यम से मिलते हैं। वो अगर सर्टिफिकेट्स आपको मिलते हैं तो आपको अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे इस देश का जो बीपीएल कैटेगरी का व्यक्ति है, ओके, समूह है, तो उनको अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। जो बीपीएल नहीं है, वो एपीएल है, अबव पॉवर्टी लेवल है, तो भी उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, राइट। संविधान से पहले अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट राइट की अगर बात करूंगा तो भारतीय संविधान ने आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या दिया? तो भारतीय संविधान ने आपको सबसे इंपॉर्टेंट दिया है कि जिन लोगों को आप इस देश के शासन में बिठा रहे हो, दोज, ओके, दोज हु आर रिप्रेजेंटिंग योर कॉन्स्टिट्यूंसीज at the legislative assembly level, that is विधान सभा लेवल, और at the parliamentary level, तो उनको चुनने का अधिकार आपको दिया। प्री इंडिपेंडेंस टाइम में ये जो वोटिंग राइट था, ब्रिटिशों के जमाने में ये जो वोटिंग राइट था, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन योर सिटीजनशिप। आप इसी देश के लोग थे, आपके जो पूर्वज थे वो इसी देश के लोग थे, लेकिन आपको वोटिंग राइट और वोटिंग की जो कंसेप्ट है, ये बेसिकली एंशिएंट कंसेप्ट है। जब डेमोक्रेटिक स्टेट्स थे, रिपब्लिक स्टेट्स थे, तो उस समय भी वोटिंग होता था। लेकिन मोनार्की के टाइम में, मतलब जब राजा महाराजाओं का जमाना था, सो दैट टाइम ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही लिमिटेड स्पेयर में थी, ओके, रिपब्लिकन फॉर्म ये बहुत ही लिमिटेड स्पेयर में थी। बुद्ध और महावीर के जमाने में भी थी, रिपब्लिकन स्टेट्स थे तो उस समय वो थी। लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये मोनार्की में उतनी प्रमोट नहीं हुई और इन जनरल पब्लिक के लिए तो नहीं थी, क्योंकि राजा को अगर चुनना है तो राजा को चुना नहीं जाता था, राजा वॉज नॉट इलेक्टेड, ओके। राजा, द द द द पोजीशन ऑफ द किंग वाज अ हेरिडिटरी पोजीशन, राइट। जिसका पिता राजा है उसका पुत्र राजकुमार कहलाएगा और बाद में वो राजा बनेगा। दिस वाज अ ट्रेडिशन। With the arrival of British in India and the rest of the groups in India, Portuguese, French, and all these things, a few modern concepts evolved in this country, and then we came to know about the parliamentary democratic model. Okay, we came to know about the monarchical
पार्लियामेंट्रियन मॉडल ऑल्सो, राइट। मतलब दो प्रकार की संसदीय ये है। एक है जिसमें राजा अभी भी प्रमुख है, तो ब्रिटेन में है, और हमारे यहाँ पे हमारी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लोकशाही प्रधान, राइट। तो हमारे यहाँ पे 1920 सेंचुरी में जो लिमिटेड वोटिंग राइट था, वो ऑन द बेसिस ऑफ योर एजुकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ योर इकोनॉमी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर position in the society. So it was denied, okay, even by the British, it was denied to the people belong to the lower state of the society, and it was confined only to the people belong to the upper state of the society, क्योंकि वही पढ़ते थे, उनका ही आर्थिक स्टेटस जो है बहुत अच्छा था। तो एक बात ध्यान में रखिए कि भारतीय संविधान ने भारत के हर उस नागरिक को जिसका एक स्पेसिफिक एज जिसने अटेंड किया है, व्हाट इज दैट एज क्राइटेरिया, व्हाट इज दैट एज क्राइटेरिया, 18 years, yes, 18 years, no? Yes. Yeah, so Yes, if sir. you attain 18 years, okay, if a person belong to any caste, any category, any varna, any community, any dharma, any religion, है ना, वो irrespective of है ना, वो ये नहीं कि वो सो कॉल्ड बैकवर्ड है, सो कॉल्ड फॉरवर्ड है, वो मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, वो पारसी है, वो जैन है, ये नहीं देखा जाता इसमें। he is the citizen of India and he or she has attained 18 years of age. So you would get this right of vote. So right to vote बहुत बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है। आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों के ऊपर किसने शासन करना है। आप लोगों को डिसाइड करना है, भारतीय व्यक्ति को, भारत के नागरिक को। अब प्रॉब्लम यह है कि इतने सालों के बाद हम लोगों ने, मैं पर्सनली ये फील करता हूं, और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डली मैं ये बोलता हूं कि हमारे देश के लोगों ने सिर पे, इस सिर पे, मतलब जहां पे आपका ब्रेन है, उस ब्रेन में आपके संविधान चाहिए था, और सिर पे भी आपके संविधान चाहिए था। अगर आपके दिल और दिमाग पे, आपके दिल मीन्स हार्ट और दिमाग मतलब ब्रेन में संविधान रहता, तो शायद आपने अच्छे रिप्रेजेंटेटिव्स को पार्लियामेंट में और हर राज्य के विधानसभाओं में भेजा होता। आपने ऐसे लोगों को भेजा होता कि जिन्हें खुद को भारतीय संविधान खुद को पता है, जिन्हें पता है कि आई एम गोइंग टू द पार्लियामेंट, आई एम रिप्रेजेंटिंग टू द पीपल ऑफ माय कॉन्स्टिट्यूंसी इन द पार्लियामेंट और their socio-educational, economic, cultural, and rest of the benefits. Okay, rest of the development, rest of the transformation. है ना, हमारे एमपीज, हमारे एमएलएज, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर्स, जितने भी हैं, जितने भी हो गए, जो हो है, जो होंगे, ऐसे सारे लोगों को भारतीय संविधान ठीक तरह से पता रहता था। तो भारत को सुपर पावर बनने के लिए ये 73 इयर्स, अभी तो और बहुत कितने साल लगेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन जितने भी साल हुए हैं उसमें हमारी अचीवमेंट्स है, नहीं है ये नहीं बोलूंगा, अचीवमेंट्स है। वो भी क्यों है? बिकॉज एनीवे आपके अगर दिमाग में संविधान के ऊपर चलना नहीं भी है, those who are into bureaucracy, those who are in एग्जीक्यूटिव, इन लेजिस्लेचर, तो भी जबरदस्ती आपको काम करना पड़ता है। ये भारतीय संविधान की सबसे इंपॉर्टेंट ताकत है।
मतलब मैं मिनिस्टर हूँ, मैं एमपी हूँ, मैं एमएलए हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, ओके, मैं नगर सेवक हूँ, मैं ग्राम पंचायत का सदस्य हूँ, और मैं, मेरे दिमाग में बहुत मिसकंसेप्शन है भारतीय, अरे यार ये संविधान तो ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है। काफी सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं भारतीय संविधान को, है ना। काफी सारे लोग बहुत ही महान है हमारे देश में, हमारे देश ने महान लोगों को पैदा किया, तो उनके दिमाग में बहुत ही कीचड़ भरा हुआ रहता है कि अरे संविधान तो एक अछूत व्यक्ति ने लिखा, अनटचेबल व्यक्ति ने लिखा, तो इसको बदल डालो। ऐसी भाषा करने वाले भी लोग हैं। हमारी वही वही हमारा स्मृति लिटरेचर अच्छा था, जो लोगों लोगों में वर्णों के आधार पे, जाति के आधार पे भेद करता था। ऐसे भी बोलने वाले लोग हैं, ओके। ऐसे बोलने वाले लोग हैं कि हर व्यक्ति को बराबरी का हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। ऐसे सोचने वाले लोग हैं जिनका अभी भी विश्वास है कि हमारे देश में जो प्राचीन भारत की जो सिस्टम थी, वर्ण व्यवस्था और फिर जाति व्यवस्था, एक जाति दूसरे जाति के ऊपर, दूसरी जाति और दूसरे जाति के नीचे, ये जो मेंटालिटी है, इस मेंटालिटी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले लोग, और वो एक दो नहीं, वो करोड़ों में है, हमारे देश में है। और ऐसे काफी सारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, इलेक्शन प्रोसेस से पार्लियामेंट में जाते हैं, संसद में जाते हैं, विधानसभाओं में जाते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जाते हैं, काफी लोगों के दिमाग में कीचड़ भरा हुआ है, एंड दे डोंट वांट टू implement these very important principles of justice, liberty, equality, fraternity, opportunity, unity, integrity in society for the benefit of the people of this society, for the benefit of the people of this country, right? और ये मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ओके। दोज like you people are preparing for the very topmost examinations of this country. आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। कुछ बच्चे मेरे एनडीए के माध्यम से डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहते हैं, यूपीएससी के। कुछ स्टूडेंट्स स्टेट सर्विसेज में जाएंगे, तो आप लोग डिप्टी कलेक्टर बनोगे, आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, आईआरएस बनोगे, कमीशन रैंक के ऑफिसर्स बनोगे। और जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आप लोगों को थोड़ी थोड़ी बातें शायद समझ में आती है। हमारे समाज में जो आज के जो काफी सारे जो इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, ये इसलिए है क्योंकि हमने शुरुआत से ही भारतीय संविधान को नहीं समझा, आज भी नहीं समझ रहे। सबसे बड़ी दुविधा और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम लोग आज भी इसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने हमारे दिमाग में कुछ बातें ऐसी इम्प्रिंट की है कि उसकी वजह से समस्या है, ओके। लाइक जो जिस पुस्तक की वजह से आप हो, मैं हूं, इस देश का हर वो नागरिक है जो इस देश में जन्मा है, जब आप, सपोज फॉर एग्जांपल, आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एरियाज में रहते हो, नगर परिषद हो या फिर ग्राम पंचायत, तो आपको आपको अगर घर बनाना है, राइट, देर आर आर्टिकल्स रिलेटेड टू एवरी प्रोविजन, राइट। There are separate articles incorporated later on through 73rd and 74th Amendment in the Constitution of India, which are related to the local self-government. And the beauty of the Constitution is that the amendment provision is mentioned कि भाई जब भी जरूरत पड़ेगी तो भारतीय संविधान में हम दुरुस्त उसको उसको करेक्ट कर सकते हैं, कुछ कुछ जगह पे उसको करेक्ट कर सकते हैं कि बाबा द डिमांड ऑफ द सिचुएशन इज दिस, सो लेट अस इनकॉर्पोरेट दिस थिंग, राइट। तो उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सो 73rd and 74th amendment is associated with that.
व्हाट इज हैपनिंग कि अगर आप ग्रामीण एरिया में रहते हो, ग्राम पंचायत एरिया में रहते हो, तो आप लोग देखते होंगे कि आपको अगर घर बनाना है तो एक स्पेसिफिक प्रोविजंस होती है, परमिशंस होती है। म्यूनिसिपैलिटी एरिया में रहते हो तो आपको उसके कुछ सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। आपका जब घर बन जाता है तो यू आर गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम द ग्राम पंचायत। आपको पानी का कनेक्शन मिलता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से बिजली का कनेक्शन मिलता है, राइट। आपके बच्चे फिर नियरेस्ट, अगर जिला परिषद की स्कूल है तो वहां पे फ्री एजुकेशन पा सकते हैं, म्यूनिसिपैलिटी की स्कूल है वहां से फ्री एजुकेशन पा सकते हैं, राइट। तो ग्रामीण भाग हो, मतलब आई एम जस्ट गिविंग फ्यू एग्जांपल्स। ओके, आप रात में देखते होंगे कि एवरीवेयर देयर आर इलेक्ट्रिसिटी पोल्स। ओके, उजाला मिलता है आप लोगों को, रास्ते होते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द रोड्स शुड बी नीटली कंस्ट्रक्टेड। अब उसमें वो हम लोग जागरूक नहीं है तो रास्ते कभी कभी पंचायत एरिया में और मोस्टली ग्रेटर म्यूनिसिपैलिटीज लाइक मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, या फिर ठाणे भी हो, या फिर कल्याण डोंबिवली जैसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, या पुणे जैसी हो, नागपुर जैसी हो, तो वहां पे भी रास्ते ऐसे बनाते हैं कि बारिश आती है तो रास्ते में बड़े बड़े व्हाट यू कैन से डीप्स, है ना, वो ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं, वैलीज। हाँ, तो वो सब वैलीज, माउंटेन सब दिखने लगते हैं। हाँ, तो ये क्यों होता है? बिकॉज मतलब द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस ब्यूरोक्रेसी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस शासन प्रशासन is to provide each and every facilities, because that is mentioned in different articles of the constitution। उसमें मेंशन किया है, इसलिए जबरदस्ती से करना पड़ता है, इच्छा ना हो तो भी करना पड़ता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि हम लोग सोचते हैं कि अरे हमें ये बेनिफिट्स क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि हम टैक्स पे करते हैं। चलो, टैक्स पे कम करना, रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू कलेक्ट करना, ये तो शासन चलने के लिए, शासन प्रशासन चलने के लिए ये तो बेसिक प्रावधान ही है। और कोई भी, मतलब आप विश्व के किसी भी देश में जाओगे तो दैट रेवेन्यू स्ट्रक्चर इज देयर। तो लोगों को लगता है हम तो रेवेन्यू पे करते हैं इसलिए हमको ये बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान में रखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू आर हैविंग अथॉरिटी। इफ देयर आर इरेगुलरिटीज, corrupted practices, so you are having authority to ask questions, to raise voice against those irregularities, against those corrupted practices, against any sort of a discrimination, any sort of irregularities to this shashan and prashashan, and your every right, your every human right and the fundamental right is protected by the constitution of this country। तो भारत के संविधान में आपके मूलभूत अधिकारों का प्रोटेक्शन है, संरक्षण है। आर्टिकल 32 है आपको, आर्टिकल 21 है आपको, आर्टिकल 14 15, ये बाकी के सारे आर्टिकल्स तो ही है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लाइक कौन से ऐसे आर्टिकल्स है और कौन से ऐसे प्रोविजंस है कि जिसके माध्यम से मैं मेरे देश को अच्छा बना सकता हूं। मेरे देश से ये जो कचरा है, ये जो कीचड़ है, जो करप्शन का कीचड़ है, जो भाई भतीजावाद का कीचड़ है, मतलब फेवरिज्म, ये मेरे वर्ण का है, ये मेरे जात का है, ये मेरे कम्युनिटी का है, ये मेरे प्रांत का है, ये मेरे भाषा का है, ये मेरे रिलेशन का है, तो इसके फेवर में मैं एक्टिविटीज करूं, राइट। ये जो कीचड़ है, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, ओके, और काफी सारी बातें, ये जो कीचड़ है, ये केवल आप तभी निकाल सकते हो जब आपको आपके फंडामेंटल राइट्स पता चलेंगे। जब आपको ये पता चलेगा कि भारतीय संविधान का निर्माण जब हो रहा था तो बाबा साहब अम्बेडकर और अन्य जो लोग थे, सबसे इंपॉर्टेंट तो उनका ही कंट्रीब्यूशन है। दैट्स व्हाई ही इज आइडेंटिफाइड, ही इज कॉल्ड एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उनकी भूमिका क्या थी,
कि उन्होंने उसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे शब्द डाले? वाई दे मेंशन द वर्ड्स लाइक यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, एकता और अखंडता? और अगर उन्होंने मेंशन की तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? व्हाट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो हम लोग कहाँ पे फेल होते हैं? हम लोग ये समझते ही नहीं कि इसका अल्टीमेटली इसका गोल क्या है। अल्टीमेट गोल क्या है? भारतीय संविधान का अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट गोल क्या है? देश को अखंडित रखना, देश के लोगों में एकता की जो भावना है, यूनिटी की जो भावना है, उसका प्रमोशन होना। लोगों को ये लोगों की भावना ये होनी चाहिए कि मैं इस जात का या इस वर्ण का या इस पंथ का हूं। मैं जो हूं बेसिकली वो भारतीय हूं। बिकमिंग इंडियन, भारतीय नागरिक बनने की जो प्रोसेस है वो अभी भी इतने सालों बाद हमारे देश में शुरू नहीं हुई। ये हमारा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। मैं आप लोगों को बताऊंगा, अपील करूंगा कि यू जस्ट सी, टुडे इज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे, राइट? व्हाट सोसाइटी इज डूइंग। आज अभी मेरे व्हाट्सएप के मैसेजेस फुल हो गए, मेमोरी फुल हो रही है, क्योंकि सुबह से काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं। काफी सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ा हूँ, ऑल इंडिया लेवल पे, स्टेट लेवल पे। तो काफी सारे और लाइक माइंडेड, मतलब जिनके दिमाग में भारतीय संविधान के प्रति प्रेम है, आदर है, और जिनको ऐसा लगता है कि भाई हर व्यक्ति इस देश का हर नागरिक, उसे ये डॉक्यूमेंट समझे, ये कम से कम समझ में आए कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है। दिस इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि राज्यों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के माध्यम से गाइड किया गया है कि राज्य सरकार ने, ओके, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने इस तरह के आर्टिकल 39, 38, 40, 41, 42, 43, ओके, से लेके 51 तक, मतलब एनवायरमेंट हो, बायोडाइवर्सिटी हो, इस देश का कल्चर हो, ओके, मीन्स हमारी जो पुरातन धरोहर है, जिसमें मॉस्क आएंगे, टेम्पल्स आएंगे, बुद्ध विहार आएंगे, गुरुद्वारे आएंगे, फोर्ट्स आएंगे, किले आएंगे, ये जितना भी है, राइट? एंशियंट लिटरेचर हो, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हो, ओके, आपका एनवायरनमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस है, ओके, लेबर्स है, वर्कर्स है, एग्रीकल्चरिस्ट है, महिलाएं है, बच्चे है, बैकवर्ड क्लास है, फॉरवर्ड क्लास है, सो कॉल्ड माइनॉरिटीज है, फिजिकली चैलेंज है, इन सबके लिए फंडामेंटल राइट्स टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट में, स्टेट पॉलिसीज में प्रावधान है। आर्टिकल 333, आर्टिकल 340, आर्टिकल 341, 342, इसमें इस देश के ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए प्रावधान है। आर्टिकल 29 और 30 तो स्पेसिफिकली इस देश के लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज और रिलीजियस माइनॉरिटीज के अधिकारों का प्रोटेक्शन करने के लिए बना है। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 इस देश के हर व्यक्ति के धार्मिक अधिकार का सम्मान करता है, उनके अधिकारों का प्रोटेक्शन करता है, और किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि ऑन द बेसिस ऑफ हिज कॉन्शियसनेस, अगर वो चाहता है तो वो सुबह में अगर मुस्लिम है तो शाम में वो क्रिश्चियन बन सकता है, शाम में वो क्रिश्चियन है तो आधी रात में वो बुद्धिस्ट बन सकता है, आधी रात में अगर वो बुद्धिस्ट है तो नेक्स्ट डे वो फिर से जैन बन सकता है, based on your consciousness, your understanding of the faith, okay, your understanding of this very concept, विश्वास, श्रद्धा, उपासना। हर व्यक्ति को हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है, किसी के ऊपर इम्पोज नहीं किया है।
आपको फ्रीडम है कि मैंने पढ़ाई की है, मेरी मेरे दिमाग में ब्रेन है, बुद्धि है, तो मुझे लगता है कि मैंने इस फेथ को, इस भगवान को मानना चाहे तो मैं मान सकता हूँ, आपको कोई डिनाई नहीं करेगा। आपको लगता है कि यार ये सब झूठ बातें हैं, ओके, ये सब एक प्रकार की स्लेवरी है, तो छोड़ दो। आप थेइस्ट बनो, अथेइस्ट बनो, इसका अधिकार भी आपको संविधान देता है। ओके, सो एवरी राइट आपको ट्रेडिंग करना है, आपको इस देश से विदेश में जाना है। मैं आपको सार बता रहा हूं भारतीय संविधान का। देखो, जब हम वर्ण और जाति के माहौल में, जब हमारा देश था, प्राचीन भारत से लेके, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की मैं बात करता हूं, तो उस समय तो ना वर्ण था ना जाति था। ये तो वैदिक काल की देन है। और वो भी बाहर से जो लोग आए हैं, जिनके बारे में थेरीज है कि भाई आर्य बाहर से आए, आर्यव्रत यहाँ पे तैयार हुआ, और फिर उन्होंने वर्णों की निर्मित की, आज से लगभग 3000 साल पहले। ओके, 1000 BCE में उन्होंने फिर वर्ण बनाए, 4 वर्ण। चातुर्वर्ण का पंचम वर्ण हुआ फर्स्ट सेंचुरी BC में। और फिर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वर्णों का ट्रांसफॉर्मेशन जातियों में। महाराष्ट्र में आप देखते होंगे अभी काफी सारा संघर्ष चल रहा है, भाई भाई एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। अब जब पढ़ने वाले को ये बात समझ में आती है तो वो भाई भाई ही बोलेगा, क्योंकि वी बिलोंग टू द सेम होमोजीनियस इंडिजीनियस ग्रुप। हम सारे लोग जो आज लगभग 5-5.5 हजार जातियों में बटे हैं, वो लोग एक ही ग्रुप के तो लोग थे। थोड़ा सा ज्योग्राफिकल डिवीजन था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो उसके आधार पे, बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल डिविजन्स, we can see the cultural divisions. Okay, we can see different cultural traits. Okay, but if you talk about the ancient history, और अगर हम फिर फिलोसॉफी और प्रिंसिपल्स की बात अगर आती है, तो एक भारत का एक सुवर्ण युग ऐसा था कि जब भारत के मैक्सिमम लोगों के जो मार्गदाता थे वो भगवान बुद्ध थे, कुछ जगहों पे भगवान महावीर थे, इसके अलावा कुछ नहीं था। और फिर वर्ण व्यवस्था को मानने वाले वैदिक लोग भी थे। लेकिन बाद में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मध्ययुगीन काल, आधुनिक काल, तो उसमें काफी सारी बातें बदलती गई। ये जो वर्णों का और जातियों का काल है, तो उस समय आप जिस प्रांत में रहते थे भारत में, वहां से आपको दूसरी जगह, मतलब समुद्र लांग कर, या जो वाटर बॉडीज थी आपके आपके रीजन्स में, उस वाटर बॉडीज को लांग कर जाना, मतलब धर्म को भ्रष्ट करना, ऐसा माना जाता था। और इसके काफी सारे रेफरेंसेस इतिहास में मिलते हैं। फॉरगेट अबाउट द एंशिएंट और द मेडिवल हिस्ट्री, आई विल गिव यू द रेफरेंसेस ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री। कि जब अफगान वार हुआ था, अफगान वार, जब बर्मा वार हुआ था, तो भारत के नॉर्थ इंडिया में रहने वाले जो सोल्जर्स थे, वो ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे, और ब्रिटिश आर्मी में काम करने वाले उन सोल्जर्स को युद्ध लड़ने के लिए अपना प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेश में जाना पड़ा। तो जो धर्म के उस समय के ठेकेदार थे, उन्होंने उनको बहिष्कृत कर दिया था, क्योंकि अपना प्रदेश छोड़ के, और जो प्रदेश की जो वाटर बॉडीज जो है, मतलब समुद्र रहेगा या जो भी, जहाँ पे, मतलब जैसे हमारा देश कैसे है ज्योग्राफिकली, कि वी आर हैविंग फ्रॉम 3 साइड्स ओशनिक रीजन। ओके, तो वो अगर लांग के आप दूसरे जगह पे जाते हो, तो आपने आपका धर्म भ्रष्ट किया। आज मुझे बताइए कि भारतीय संविधान में ऐसा कहीं लिखा है
कि आप अगर आपका देश छोड़ के दूसरे देश में नौकरी के लिए जाते हो, पढ़ने के लिए जाते हो, किसी व्यवसाय के लिए जाते हो, तो आप अपने धर्म को भ्रष्ट करते हो, ऐसा किसी भारतीय संविधान के कौन से प्रावधान में लिखा है कहीं? यस, लिहिलंय का कुठे? नो। नो सर। और और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिन लोगों ने या फिर जिनके एंसेस्टर्स ने, जिनके पूर्वजों ने इस वर्ण को बनाया, इस जातियों को बनाया, जातियों के बहुत ही दृढ़, बहुत ही रिजिड नियम बनाए हैं, उनके ही सक्सेसर सबसे ज्यादा देश छोड़ के पढ़ने के लिए, व्यवसाय के लिए वहां पे सेटल्ड हो रहे हैं। आज हमारे देश के लोग, जिसे हम सो कॉल्ड फॉरवर्ड कास्ट कहते हैं, वो सबसे ज्यादा दे हैव बीन सेटल्ड डाउन इन द डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो ये अधिकार, देखो, अगर आप उस धर्म की बात करते हो कि जिस धर्म ने जगह जगह पे रेस्ट्रिक्शंस रखे थे, जगह जगह पे डिस्क्रिमिनेशन की बात कही थी, जगह जगह के ऊपर का ये ऊपर के मजले का, ये नीचे का नीचे नीचे के मजले का, ये यही कर सकता है, ये एजुकेशन नहीं लेगा, ये एजुकेशन लेगा, ये यही व्यवसाय कर सकता है, ये यह व्यवसाय नहीं कर सकता, इसका धर्म यही है, ये जो बातें की गई थी, तो आज भारतीय संविधान में ऐसा है कि आप कहीं पे भी जा सकते हो। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, irrespective of his caste, religion, and the most important thing is that, see the beauty of Constitution of India, students from the different castes and the communities, government of India and every state government now implementing certain policies for the foreign education. महाराष्ट्र शासन की भी पॉलिसीज है, भारत सरकार की भी पॉलिसीज है कि द स्टूडेंट्स बिलोंग टू द स्पेसिफिक ग्रुप्स, दे विल अवेल द बेनिफिट टू गेट एजुकेशन इन द फॉरेन यूनिवर्सिटीज। हमें लगता है कि यार हमको ये बेनिफिट्स ऐसे ही मिल गए, कोई हम इतने निकम्मे और बेईमान लोग हैं इस देश के ज्यादातर लोग, कि हम लोग इसके पीछे जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है, जिन महापुरुषों का कंट्रीब्यूशन रहा है, जिन्होंने इस देश में सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक और आर्थिक आंदोलन आंदोलन किए, जिन्होंने इस मूवमेंट को चलाया, जिन्होंने इस सामाजिक न्याय को प्रस्थापित करने के लिए, स्थापित करने के लिए इस देश के महिलाओं को, हर वर्ण की, हर जाति की महिला, सबसे नीचे तो महिला ही थी, सबसे नीचे तो महिला ही थी, सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड और डिस्क्रिमिनेटेड अगर कोई रही होंगी तो वो इस देश की महिला है, जिसे वर्णों ने सबसे नीचे रखा, जाति व्यवस्था ने सबसे नीचे रखा, भले ही वो किसी भी कास्ट और कम्युनिटी की हो, लेकिन सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेटेड तो महिला ही थी। लेकिन हमारे देश के महिलाओं को, हमारे देश के महिलाओं के मन में, हमारे देश के बैकवर्ड के मन में, हमारे देश के सो कॉल्ड फॉरवर्ड कम्युनिटीज के मन में और हमारे देश के माइनॉरिटीज के मन में भारतीय संविधान के प्रति सम्मान, प्रेम कब जागेगा, इस दिन का मैं इंतजार कर रहा हूं। सब कुछ लेने के बाद भी हमने भारतीय संविधान को कुछ दिया नहीं है। संविधान से हम सब ले रहे हैं, है ना। उस दिनों को याद करो जब भारत की महिलाएं सती जाती थी, उन दिनों को याद करो कि जब भारतीय महिला अगर विधवा होती थी तो उसको फिर से शादी करने का मौका नहीं था, राइट नहीं था। उन दिनों को याद करो कि जब भारतीय महिलाओं के सर को मुंडवाया जाता था, केशवपन कहा जाता था उसको।
उन दिनों को याद करो जब इस देश का जो आज का ओबीसी है, जो आज का शेड्यूल ट्राइब है, जो शेड्यूल कास्ट है, जो VJNT SBC है या अन्य प्रवर्ग के लोग हैं, जो सर ऊंचा करके सम्मान के साथ जी नहीं सकते थे। आज भी कास्ट एट्रोसिटीज की घटनाएं होती है, विमेन एट्रोसिटीज की घटनाएं होती है, छुआछूत की घटनाएं होती है, पानी के ऊपर समस्याएं है। पानी के ऊपर मतलब काफी सारे देहातों में और काफी सारे इस देश के रीजन में आज भी चैलेंजेस है, समस्याएं हैं। आज भी लोगों के मन से वो जातीयता की गंदगी नहीं गई, वो वर्ण व्यवस्था की गंदगी नहीं गई, वो कास्ट एट्रोसिटीज की जो बातें हैं वो उनके दिमाग में अभी भी है। वो अभी भी खुद को बड़े समझते हैं और दूसरों को नीचा समझते हैं। Why this is happening? When you are preparing for these competitive examinations, तो आपके एजुकेशनल सिलेबस में, आपके इस सिलेबस में सोशल इश्यूज का एक अलग चैप्टर होता है। ओके, सोशल इश्यूज होते हैं। आपको कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ना ही है, आपको, आप इकोनॉमी पढ़ते हो, आप सोशल इश्यूज पढ़ते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, आप हिस्ट्री पढ़ते हो, आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, आप कल्चर पढ़ते हो, एवरीथिंग यू आर स्टडिंग। जब आप पढ़ते हो तो आपको दिखता है कि इस देश में GDP इतना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इतना है, इस देश में पॉवर्टी इतनी है, इस देश में कुछ बच्चे एजुकेशन लेते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं, 5वीं में छोड़ देते हैं, 10वीं में छोड़ देते हैं। इस देश में ऐसे बच्चे हैं, ऐसे अलग अलग समूह के लोग हैं कि जो पढ़ ही नहीं पाते। ओके, दे आर नोमैडिक, दे आर ट्राइबल्स। सिंस दे आर ट्राइबल्स, सो देयर आर नो फैसिलिटीज इन देयर रीजन्स। वो उनके रीजन में उनको एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं मिलती। कुछ समूह ऐसे हैं कि जिनको दर दर भटकना पड़ता है, यहां से वहां, वहां से वहां। ये लोग क्यों भटक रहे हैं? ये ड्रॉप आउट रेट क्यों है? ये वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्यों है? संविधान जब लागू हुआ तो उम्मीद यही थी कि भारतीय संविधान का हर प्रोविजन इमीडिएटली या कुछ सालों में ऐसे लोगों के माध्यम से इंप्लीमेंट हो कि जिनके दिल और दिमाग में संविधान है। अपेक्षा ऐसी थी कि भारत के हर नागरिक के दिल और दिमाग में संविधान हो। हमने हमारे दिल और दिमाग में संविधान नहीं रखा। जिनको समझा उन्होंने उसका प्रमोशन नहीं किया। मैं आपको बताता हूं, देश स्वतंत्र होने के बाद ऐसी कितनी बैचेस गई होंगी कि जिस बैचेस में सो कॉल्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड, माइनॉरिटीज, ट्राइबल्स, रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, सब जगह से, गरीब, अमीर, मिडिल क्लास, सभी जगह से IAS बने, IPS बने, फॉरेन सर्विसेज में गए, ऑडिट अकाउंट में गए, डिफेंस में गए, पैरामिलिट्रीज में गए, कोई क्लर्क बना, कोई ऑफिसर बना, कोई IAS ऑफिसर बना। और फिर हम लोगों की दुकान शुरू हो गई। हम लोगों की दुकान शुरू हो गई मतलब हम लोग हमारे खुद के मटेरियलिस्टिक लाइफ में इतने बिजी हो गए, हम सर्विस के नाम पे इतने बिजी हो गए। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे काफी सारे जो बैचमेट्स हैं, मैंने तो 2004-5 में डिसीजन ले लिया था कि अभी सिविल सर्विसेज को आगे कंटिन्यू नहीं करना है। ओके, और ये सारी बातें देख के ही मैंने डिसीजन लिया था कि यार हमारे देश में इतने निकम्मे लोग हैं, इतने निकम्मे ब्यूरोक्रेट्स भी है कि जो बड़े बड़े पदों पे तो जाते हैं लेकिन जाने के बाद भारतीय संविधान का जो काम है, उसका जो एम है, उसका जो विजन है, उसका जो मिशन है, उसकी जो फिलॉसफी है, उसके ऊपर काम नहीं करते। मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा आप लोगों से कि आपका नाम उस ब्लैक लिस्ट में और निकम्मे लोगों में नहीं आना चाहिए, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एट संबोधि करियर एकेडमी, जिसका विजन और मिशन है खुद के साथ समाज को एनलाइटन करना।
अगर आप लोगों में वो ताकत नहीं है, खुद को इनलाइटन करने के साथ दूसरों को इनलाइटन करने की ताकत नहीं है, तो छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है आगे बढ़ने की। क्योंकि ये बिल्ली है, कुत्ते है, सुअर है, गाय है, भैंसे है, ये भी जी लेते हैं ना, उनको भी अपना चारा मिल ही जाता है। तो आप लोगों को भी अपना चारा मिल ही जाएगा। आप लोग भी किसी ना किसी माध्यम से अपना जीवन जो है, वो तो लोग प्राइवेट में जॉब करके भी लोग अपना लाइफ बना लेते हैं, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज हमारी जो सोशल समस्याएं है, सामाजिक समस्याएं है, आर्थिक समस्याएं है, सांस्कृतिक समस्याएं है, धर्म की भी समस्याएं है। धर्म को जो भारतीय संविधान जिस नजरिए से रिलीजन को देखता है, वो नजरिया हमारे देश के लोगों में डेवलप ही नहीं हुआ। सेक्युलरिज्म की जो बात भारतीय संविधान करता है कि स्टेट डोंट हैव एनी रिलीजन, इंडिविजुअल कैन हैव रिलीजन, इंडिविजुअल कैन वर्शिप any god, any goddess, he or she can practice anything in his or her life. So the most important thing, सेक्युलरिज्म की जो संकल्पना भारतीय संविधान में है कि स्टेट डोंट हैव एनी रिलीजन, राष्ट्र का, राज्य का कोई धर्म नहीं होता। हम लोग देखते होंगे कि आए दिन करोड़ों रुपयों का प्रावधान स्पेसिफिक रिलीजन के प्रमोशन के लिए, स्पेसिफिक रिलीजन के त्योहारों के ऊपर, सेलिब्रेशंस के ऊपर हो रहा है। हम लोग हमारे जिला परिषद के स्कूल्स, म्यूनिसिपैलिटीज के स्कूल्स या फ्री एजुकेशन पॉलिसी, इसके ऊपर हम लोग खर्चा नहीं करते। हम लोगों को रिलीजियस एक्टिविटीज, स्पेसिफिक समाज की, स्पेसिफिक धर्मों को मानने वाले लोगों की रिलीजियस एक्टिविटीज के ऊपर हम लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन हर भारतीय व्यक्ति, हर भारतीय हर भारतीय स्टूडेंट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर कास्ट, रिलीजन, उसको कैसे बेस्ट एजुकेशन मिलेगा, किस तरह से वो फ्री एजुकेशन के बेनिफिट्स लेके वो अच्छा एक्सेलेंट परफॉर्मेंस अपने लाइफ में लाएगा, किस तरह से हम एजुकेशन को समान रूप से हर व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में इतने सालों में हमारे गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसीज नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट में जाने वाले लोग, शासन प्रशासन में जाने वाले लोग, मैक्सिमम लोग, इनके दिल और दिमाग में संविधान नहीं। बहुत ही बहुत ही रियलिटी है इस देश की, बहुत ही अनफॉर्चुनेट रियलिटी है इस देश की कि उनके दिल और दिमाग में दोनों तरह से चाहिए। आप जब प्यार करते हो किसी लड़की के साथ या किसी लड़के के साथ, तो आप दिल और दिमाग से करते हो। कभी कभी वो दिल का मामला होता है, ओके, दिल का मामला होता है, दिमाग का मामला नहीं होता है, तो वो फिर फेल्योर हो जाता है। ओके, तो दोनों तरह से करना होता है। डेस्परेट चाहिए आप लोग, डेडिकेटेड चाहिए, एग्रेसिव चाहिए। यार इतना अच्छा डॉक्यूमेंट है, इतनी अच्छी किताब है, हर चीज है इसमें। क्या है ये? कोई रिलीजन के लिए नहीं, किसी स्पेसिफिक रिलीजन के लिए नहीं, किसी स्पेसिफिक कास्ट के लिए नहीं, किसी स्पेसिफिक रंग के, वर्ण के लिए नहीं है। ये तो हर व्यक्ति के लिए है, जो इस देश में पैदा हुआ, उस हर व्यक्ति के ओवरऑल सोशो एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए है। तो फिर यह किताब हर व्यक्ति के घर में क्यों नहीं है? ये जो भारत के संविधान की जो प्रियाम्बल है, ये हर व्यक्ति के घर में क्यों नहीं है? ये जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन डे है 26 नवंबर, ये हम लोग एकजुट होके घर घर में त्योहार के जैसा, उत्सव के जैसा क्यों नहीं मना रहे हैं? हमें क्यों नहीं पता है कि इस देश का महान शासक हुआ था सम्राट अशोक, जिसने वेलफेयर स्टेट की कंसेप्ट फर्स्ट टाइम रखी थी और उसको इंप्लीमेंट किया था। एंड ही स्ट्राइव्ड हिज बेस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन बिलोंग टू द डिफरेंट सेक्ट्स ड्यूरिंग दोज पीरियड। तो उस समय ज्यादा सेक्ट्स नहीं थे उस समय प्राचीन भारत में। तो बुद्धिज्म वाज द डोमिनेटिंग, और वी कैन से द फेथ ऑफ द मेजोरिटीज, एंड ओनली फ्यू सेक्ट्स वेर देयर। तो सम्राट अशोक
जो उस समय बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, और उनके राज्य में, संपूर्ण साम्राज्य में बुद्ध को मानने वाले मैक्सिमम पॉपुलेशन थी, और कुछ परसेंटेज लोग थे जो जैन थे, या फिर जो अलग अलग उस समय पंथ थे, कुछ विचारधाराएं थी। लेकिन उस समय सम्राट अशोक ने कल्याणकारी राज्य की नींव रखी, कंसेप्ट रखी। व्यक्तियों के साथ साथ जानवरों के लिए भी, उनके कल्याण के लिए भी उसने काम किया। ओके। उसका एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से लेके उनका जो संपूर्ण जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो एकदम स्ट्रांग था। नहीं पता हम लोगों को, पढ़ते ही नहीं हम लोग। आप लोग फॉर्चुनेटली मेरे इंस्टीट्यूशन में आप लोगों ने एनरोल किया, और अभी ये मेरे लिए तो फॉर्चुनेट बात है, पता नहीं आप लोगों के दिमाग में क्या है। ओके। तो मैं आप लोगों को वो एनालिटिकल क्रिटिकल एनालिसिस करके बताता हूँ, थोड़ा सा एंशिएंट का मॉडर्न के साथ थोड़ा सा इंटरलिंक करके बताता हूँ। ओके। और आप लोगों को मैं आ, आप लोगों के दिमाग में यह इनकलकेट करने की कोशिश करता हूँ कि आप भी अच्छे ब्यूरोक्रेट बने। आप पहले तो आप इस देश के बहुत ही जागरूक अगर नागरिक बनते हो, तो आप ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे इंसान बनोगे, बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट बनोगे, बहुत अच्छे ऑफिसर बनोगे, नो डाउट। लेकिन पहले वो अच्छा बनने के लिए संविधान को समझना पड़ेगा। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की प्रोसेस, उसके लिए इन लोगों ने कितनी मेहनत ली। वैसे बैठे चार लोग बैठे, और चार लोगों ने बोला चल ये डालना है, ये डालना है, ऐसे से नहीं हुआ ना यार। ऐसे से थोड़ी बना संविधान। उसको प्रोसेस थी, उसके लिए बहुत पढ़ाई थी। आजकल कोई भी उठता है, बोलता है कि इसको बदल डालो, उसको बदल डालो, ऐसा नहीं वैसा नहीं। ये 10 जगह से बना के फ्रेम करके बनाया है ना। अरे भाई चलो, फ्रेम करके भी अगर इसको बनाया है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को, द बेस्ट प्रिंसिपल्स। क्योंकि देखो, न्याय की संकल्पना, समता की संकल्पना, ये केवल भारत के लिए नहीं है, ये तो पूरे विश्व की संकल्पना है ना। और कुछ आज की डेट में विश्व के लोग भारत की तरफ देखते हैं, बहुत ही आदर से देखते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि भारत एक ऐसा देश है कि जिस देश के संविधान ने भारत के लोगों को एकत्रित रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग सोचिए कि उस समय, ड्यूरिंग दैट टाइम, वी वेर हैविंग सो मेनी प्रिंसिपलिटीज। संस्थानें थी, राजा महाराजे थे, और राजा महाराजाओं को समझाया गया कि आप लोगों का जो मोनार्कियल सिस्टम है वो अभी नहीं चलेगा, वो भी नहीं चलेगा। उनको उनको कन्विंस किया गया कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ डेमोक्रेटिक मॉडल, वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक मॉडल, समझाया गया। वो लोग भी मान गए, वो बोले कि अरे चलो अभी अपना अपने दिन तो चले गए। और फिर राजा महाराजाओं का शासन गया, स्टेट्स बनी। कुछ जहां पे स्टेट्स नहीं बन सकती थी, वहां पे यूनियन टेरिटरीज बनी, और एक ही डॉक्यूमेंट, एक ही संविधान सारे भारत के लिए, डेवलपमेंट के लिए रहा। तो हम लोगों ने ये बात समझनी चाहिए कि ये मॉडल क्या है, इसकी प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्या है ना। 2 साल 11 महीने 17 दिन कहा जाता है। एक किस्सा बताया जाता है कि जब एक पत्रकार भाई भारत के नेताओं के घर रात में, शाम से लेके रात में मिलने गए, तो उनको केवल एक ही व्यक्ति मिले जो देर रात जाग रहे थे, एंड ही वॉज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, द मोस्ट इंटेलेक्चुअल, लर्नेड, highly educated persons of those days, and even today we can say. ये भारत का, और हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी जो लोग थे वो ऐसे ही नहीं थे, दे वर वेल एजुकेटेड। बाहर से, फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए अच्छे अच्छे लोग थे। ओके। काफी अच्छे लोग थे, काफी अच्छी मेंटालिटी थी उनकी।
कुछ लोग होंगे जिनके बारे में मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन कलेक्टिव एफर्ट्स के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बना। और उस समय का जो दौर था, मतलब अगर उस समय के हम उस समय के लोग हम अगर देखेंगे, तो एटलीस्ट मुझे ये थोड़ा सा लगता है कि अ, चलो कुछ कंट्रोवर्शियल बातें हैं, कंट्रोवर्सीज आइडियोलॉजी की होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग आज के पॉलिटिशियन से कई ज्यादा अच्छे थे, कई ज्यादा अच्छे थे। ओके। और उस समय का सिचुएशन अगर देखेंगे तो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी उस समय भी, 1950s में। ओके। 40 to 50 हम अगर बात करेंगे तो आज के जैसा इतना मॉडर्न एटमॉस्फेयर नहीं था उस समय, लेकिन स्टिल कम से कम उस समय वेल एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल लीडर्स थे। आज तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ओके। मतलब ये भी संविधान की देन है कि आप लिटरेट हो या इलिटरेट हो। ओके। आप क्या बेच के कौन सी पोजीशन पे आए हो, क्या चला के कौन सी पोजीशन पे आए हो, ये भी भारतीय संविधान की देन है। मतलब अगर कोई भेल बेचता है, अगर कोई पानी पूरी बेचता है, अगर कोई टैक्सी चलाता है, राइट, अगर कोई कुछ भी करता है, तो कोई भी रास्ते का आदमी इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन पे जा सकता है, जो प्रूव हुआ है ना। हमने दो दो प्रेसिडेंट्स, विमेन प्रेसिडेंट्स देखे हैं। अभी ऑनगोइंग प्रेसिडेंट्स हमारी महिला है। जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, वो अभी देश की प्रेसिडेंट बनी। जो महिलाएं घूंघट में रहती थी, बुरखे में रहती थी, अलग अलग परंपराओं को फॉलो करती थी, वो अभी बिल्कुल जीन्स और टी शर्ट पहन के बड़े बड़े पोजीशंस पे है, कॉरपोरेट्स में है, अच्छे अच्छे कंपनीज में है, बड़े बड़े कंपनीज की प्रेसिडेंट्स है, चेयरपर्सन है, सीईओ है। मतलब प्राइवेट में भी है, पब्लिक सेक्टर में भी है, और राजनीति में भी है, धर्म कारण में भी है, और धर्म कारण में जाने के बाद राजकारण में भी है। जो लोग भगवा वस्त्र पहनने के बाद केवल धर्म कारण में थे, वो आज इस देश के सबसे बड़े राज्य के चीफ मिनिस्टर के पद पे भी है। चमत्कार हुआ कि नहीं? चमत्कार हुआ कि नहीं? चमत्कार किसने किया? यस, चमत्कार किसने किया? हाँ, इंस्टीट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन। ये चमत्कार कॉन्स्टिट्यूशन नहीं किया। साला हम लोग ऐसे है कि हम लोग फालतू के चमत्कार को चमत्कार कहते हैं। जो चमत्कार होता ही नहीं उसको चमत्कार कहते हैं, और जो रियलिटी में चमत्कार है उसको हम चमत्कार नहीं कहते। ये सबसे बड़ी चमत्कार है कि जो महिलाएं पढ़ नहीं सकती थी, लिख नहीं सकती थी, वो पढ़ रही है, लिख रही है, आगे बढ़ रही है। कल्पना चावला नासा में चली गई, ये अभी चंद्रयान हुआ, उसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन महिलाओं का था। चलो उन्होंने फिर होम हवन वगैरह किया होगा, वो अलग बात है, क्योंकि साइंस पढ़ने वाले के दिमाग में, हर व्यक्ति के दिमाग में साइंटिफिक टेम्पर होता है, ऐसा नहीं है। हम साइंस तो पढ़ते हैं, लेकिन साइंटिफिक टेम्पर हमारा बहुत ही पैरालाइज है, नहीं है ना। हम चंद्रयान भेजेंगे, ये यान भेजेंगे, सारे स्पेस मिशन भेजेंगे, और हम बोलेंगे कि यार साइंस में हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हमारा साइंटिफिक टेम्पर अभी डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के उस साइंटिफिक टेम्पर की जो कंसेप्ट, जो फंडामेंटल ड्यूटीज में मेंशन की है, उस साइंटिफिक टेम्पर के कंसेप्ट को हमने समझा नहीं। ओके। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ संबोधि करियर एकेडमी, आई वुड लाइक टू टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपका बेसिक एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन, आपके हेल्थ से रिलेटेड सारे प्रोविजंस, मतलब हेल्थ सिक्योरिटी से रिलेटेड, इन जनरल सिक्योरिटी से रिलेटेड,
आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, आपके फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, आपके ईच एंड एवरी डेवलपमेंट से रिलेटेड, आपके इस देश में होना परदेश में जाने से रिलेटेड, ओके, आपके विचारों से रिलेटेड, आपके उपासना स्वतंत्रता से रिलेटेड, आपके हर अधिकारों से रिलेटेड प्रावधान, आपके व्यवसाय से रिलेटेड, है ना, व्यवसाय से रिलेटेड, मतलब अभी मैं फंडामेंटल वो प्रियम्बल के ऊपर नहीं जाऊंगा फिर से, लेकिन पहले हमारे देश में ऐसी कम्युनिटीज थी कि कुम्हार का लड़का केवल कुम्हारी करता था, जो कारपेंटर है उसका लड़का कारपेंटरी करता था, जो जो चर्मकार थे वो चमड़े का ही काम करते थे, और जो खेती करने वाला था वो खेती ही करता था, ओके, और जो कुछ बिजनेस कम्युनिटीज थी वो स्पेसिफिक बिजनेस करती थी। आज ऐसा नहीं है। और ये जो बातें हैं, ये आपके जाति के आधार पे थी कि आप कुमार के जाति में आए हो तो आपको वही मटका बनाने का ही काम करना पड़ेगा। बहुत कम लोग सोचते हैं कि यार ये जो हमारे लाइफ में हमारे हाथ से मटका चला गया, हमारे हाथ से चमड़ा चला गया, हमारे हाथ से झाड़ू चला गया, हमारे हाथ से कोयता चला गया, कृषि कर्म करने वाला, ओके, मतलब वो डिपेंड है कि आप लिटरेट हो, इलिटरेट हो, हाईली एजुकेटेड हो। अब अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो आपको फिर वही काम करना है, राइट। लेकिन आप अगर पढ़ते हो, उच्च शिक्षित बनते हो, प्रोफेशनल एजुकेशन लेते हो, तो आज कुमार का लड़का डॉक्टर बनता है, चर्मकार का लड़का आईएएस ऑफिसर बनता है, मिनिस्टर बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है, कारपेंटर कारपेंटरी करने वाला जो का बच्चा है वो परदेश में जाके एजुकेशन ले सकता है, वहां पे वो व्यवसाय कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। एनी पर्सन, एनी गर्ल कैंडिडेट, एनी बॉयज कैंडिडेट, irrespective of his caste community, they can become anything, they can adopt any profession। आप देखो भारत में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। हाल ही में कुछ ऐसे लोग एकत्रित आए जो स्पेसिफिकली बैकवर्ड कम्युनिटीज से थे और उन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया। वो लोग दे गिव्स क्रेडिट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो बोलते हैं कि हम लोग कहीं पे नहीं थे, हम लोगों की तरफ जो देखने का समाज का नजरिया था वो बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग था, अपमानास्पद था, लेकिन आज हम करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो इस देश में ऐसे सैकड़ों या हजारों लोग नहीं है। इस देश के जनता का हर वो व्यक्ति जिसने खुद की डेवलपमेंट की है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपके माता पिता बिल्कुल आते हैं उसमें, आपको जिन्होंने सपोर्ट किया वो लोग बिल्कुल आते हैं, लेकिन अगर आप रूट कॉज में जाओगे, जैसे बुद्ध कहते हैं कि आप दुखी क्यों हो, दुख का रूट कॉज क्या है, वाई देर इज अ सॉरो एंड व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द सॉरो। सो डिजायर, वाई डिजायर? बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस। तो वाई डेवलपमेंट? बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के माध्यम से आपने डेवलपमेंट की है, आप डेवलपमेंट कर रहे हो, हर उस व्यक्ति ने डेवलपमेंट की है। एक बार पढ़ लेना सारे प्रोविजंस को, अच्छे से पढ़ लेना, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेना, प्रियम्बल पढ़ लेना, भारतीय संविधान के क्या मुख्य फीचर्स है वो पढ़ लेना, जुडिशियरी को पढ़ लेना, लेजिस्लेचर को पढ़ लेना, एग्जीक्यूटिव को पढ़ लेना, संसदीय प्रणाली क्या है उसको पढ़ लेना, जुडिशियरी न्याय व्यवस्था कैसी है उसको पढ़ लेना, किस तरह से चेक एंड बैलेंसेस होते हैं उसको पढ़ लेना, और फिर बाकी जो प्रावधान है, जो आपके मूलभूत अधिकार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, आपका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, और आपके जो रिलेटेड टू ट्रेडिंग राइट्स, लैंग्वेजेस, ओके, अलग अलग कमीशंस, विमेन्स कमीशंस है, माइनॉरिटीज कमीशंस है, बैकवर्ड कम्युनिटीज कमीशंस है, ट्राइबल्स कमीशंस है, ये सारे कमीशंस पढ़ लेना। इस देश की रेवेन्यू सिस्टम कैसी है, इस देश की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैसी है, ओके, ये सारे अगर आप ठीक तरह से पढ़ लोगे तो आई फील
कि डेफिनेटली यू वुड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द वेरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जब आप निष्पक्ष मानसिकता के साथ, विदाउट एनी बायसनेस, विदाउट एनी निगेटिव मेंटालिटी, तटस्थ रूप से न्यूट्रल माइंडसेट के साथ जब आप अच्छे से पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि यार मेरे पेरेंट्स को और मेरे पेरेंट्स के पेरेंट्स को जो 1950s के बाद आए, ओके, उनको जो बेनिफिट्स मिले ये भारतीय संविधान के माध्यम से मिले। हम लोगों का जो कुछ भी आज अच्छा है वो संविधान के बिकॉज ऑफ संविधान है। और जो कुछ जिनको जो लोग अभी अंधेरे में हैं उनको हमें अंधेरे से निकालना है। जो सामाजिक समस्या है, जो आर्थिक समस्या है, उसके लिए दिल और दिमाग में संविधान इम्प्रिंट करने वाले लोग अगर रहेंगे, निर्माण होंगे, तो ही हम इस देश को सुपर डुपर पावर बना सकते हैं। फॉरगेट अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सुपर पावर, सुपर डुपर, है ना, सुपर से भी ऊपर। हम इस देश को वो वो औरा, वो वैभव, वो प्रेस्टीज हम दे सकते हैं जो इस देश के महान सम्राट, जो पीछे मेरे पीछे दीवार पे बैठे हुए हैं, सम्राट अशोक ने दिया था। उस सोने की चिड़िया भारत को कब कहा गया? तो सोने की चिड़िया भारत सम्राट अशोक के युग में था, उसके बाद वो शायद नहीं था। ठीक है, तो इस बात को समझो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, सो आप लोगों में से अगर कोई अपनी बात दो चार मिनट में अगर रखना चाहते हैं विदाउट एनी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, so you are having scope, okay, तो आप लोग आपकी बात रख सकते हो। हम प्रियम्बल का पठन करेंगे, रिसाइटल करेंगे लास्ट सेशन में, एंड देन वी शैल conclude this today's very important session. Yeah, anybody who is having girls candidate or boys candidate, आपको अगर आपकी बात रखनी है तो 2-3 मिनट का, 4-5 मिनट का मैं समय देता हूं, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। एनी कमेंट ऑन माय टुडेज दिस प्रेझेंटेशन और टॉक वी कॅन से? कोणाला काही बोलायचं असेल तर बोलू शकता, मराठी, इंग्लिश, हिंदी। फक्त तेलुगू वगैरे काही बोलाल तर नाही समजणार मला। यस, नहीं बोलना है किसी को? हम्म हम्म सर मला एक जस्ट गोष्ट शेअर करायची होती. मी बघितलं तर मला फार आनंद झाला. हॅलो. हाँ, यस यस यस, प्लीज कंटिन्यू। Yes, so I was traveling to Thane few days back, and in one of the locals, I saw this initiative by railway. They have they have stick all those posters, uh, educating people regarding constitution. They have mentioned their salient features of constitution. They have mentioned what are the rights given by the constitution, and what are the DPSPs and everything. And they have ग्रेट। whatever we are studying in our syllabus, most of that I saw it on those posters that were put by this railway. And I was so happy to see that. I captured all those photos, and I feel that people are starting to recognize the importance of constitution in their day-to-day life. Whatever they are getting is due to this constitutions, and people are trying their at their level
to educate people and make them aware of the importance of the probably the best constitution in the world. So yeah, that was one incident I wanted to mention. Very nice, And very the nice. same thing we have to continue at our end. We need to keep discussing and talking people, and let them know about there is no other way. I mean, this is the best constitution, and the people who have the intention to change, or they're talking about changing the constitution, is not the way. We have referred 60 constitutions of the world, so we have probably adopted the best things out of all those things, and nothing more can be, you know, uh, what do you say? So change and whatever. No need to So incorporate rest of the things. yeah. So yeah, that's what I wanted to say. Thanks. Yes. So thank you, Chetan, uh, for your valuable inputs. And yeah, so I'm expecting from girl candidate also, anybody who want to share views or anything related to today's session, means related to constitution, not related to my session. बोलण्याची बोलण्याची सवय ठेवा. तुम्ही उद्या मोठे अधिकारी झाल्यानंतर तुम्हाला नाही काही करता आला तर कमीत कमी भाषण तरी देता आलं पाहिजे. ओके. लाइक देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल इन सोसाइटी. वो कुछ करते नहीं है लेकिन भाषण बहुत अच्छा दे देते हैं. तो कम से कम उतना तो करो, क्योंकि आप अगर अच्छा भाषण देते हो तो शायद आपके भाषण से प्रेरित होके दूसरे लोग थोड़ा सा वो उनका माइंडसेट बदल सकता है. ओके. लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि भाषण भी दो और अच्छा काम भी करो. दैट इज रिक्वायरमेंट, राइट? दोनों बातें होनी चाहिए. यस, कुणाला बोलायचं आहे? जिगीषा, लता, रणी, ऋषिका, साक्षी, श्वेता, विशाखा, या अनुराग and वैशाली. ओके, या अनुराग and वैष्णवी. सो वैष्णवी, यस, तू बोलू शकते, बोल. येस. आजच्या सेशन मध्ये एकदम एनलाइटमेंट सारखा होता, की म्हणजे आतापर्यंत माझ्याकडनं, म्हणजे मला आतापर्यंत अशा प्रकारचा सेशन मी कधी ऐकला नव्हता. आणि माझ्या लाईफ मधला सर ऍक्च्युली पहिल्यांदाच असं सेशन असेल कॉन्स्टिट्यूशनचा, की स्कूलमध्ये सुद्धा अशा गोष्टी सांगितल्या गेल्या नाहीयेत, ना क्लासमध्ये सुद्धा ऐकल्या गेल्या नाहीयेत. पण जे आता नॉलेज घेणार आहे त्याचा उपयोग मी म्हणजे हे डिस्ट्रीब्युशन साठीच मी यूज करणार. आणि हे जे संविधान आहे त्याची सगळ्यांना ओळख करून देणार खूप चांगल्या पद्धतीने. आणि याचा अवेअरनेस मी स्वतः आधी चांगल्या पद्धतीची अवेअरनेस स्वतः करणार, आणि त्याच्यानंतर त्याचा उपयोग बाकीच्यांना कसा होईल हे सगळं सांगण्याला मी प्रयत्न करणार सर. थँक्यू सो मच सर. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. सो दिस इज एक्सपेक्टेड. ओके, दिस इज एक्सपेक्टेड. आणि and you people will get that opportunity. म्हणजे see, there are few of my friends, they are in bureaucracy, and like there are many people, okay, there are many people who are right now at least commissioner, joint secretary level. Okay, we belong to 2000, that phase of 2002, 3, 4, 5 वगैरह. सो उस समय में जो लोग IAS IPS बने, फॉरेन सर्विसेज पे गए, वो सारे लोग आज की डेट में बहुत बड़े पोजीशंस पे हैं. ओके. अब मैं तो इस मार्ग में सब कुछ छोड़ के आ गया. ओके, बिकॉज मेरा विजन था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जिनके दिमाग में है, ऐसे ही ब्यूरोक्रेट्स अगर मैं तैयार करता हूं तो शायद कुछ ना कुछ वो लिटिल बिट कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा मंगेश बोलकर और संबोधि करियर एकेडमी के माध्यम से. क्योंकि एक एनलाइटन ब्यूरोक्रेट, एक एनलाइटन ऑफिसर बनना बहुत बड़ी बात होती है, और वो फिर काम करता है. वो हजारों लोगों के लिए ड्यूरिंग हर टेन्यूअर दे कैन वर्क विद द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट फॉर द सोसाइटी. प्रॉब्लम ये है कि
आप बड़े बड़े पोजीशंस पे जाने के बाद केवल नौकरी करते हो, आप संविधान को अपेक्षित जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना होता है वो नहीं करते हो। कुछ कुछ लोग तो नौकरी भी ढंग से नहीं करते हैं, उसमें जो प्रिंसिपल्स है उस प्रिंसिपल्स को भी प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं करते, बड़ी प्रॉब्लम है। सो आवर विजन, द विजन ऑफ संबोधि करियर एकेडमी is to produce those bureaucrats who are having this constitutional spirit in their mind, and you should follow constitutional morality in your life. तो आप लोगों को न्याय देने में बिल्कुल नहीं चूकोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमारे कुछ मित्र आज के दिन और ओवर द ड्यूरिंग देयर एंटायर टेन्यूर दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। आप में से कुछ लोगों ने उनको सुना भी है। They are giving justice to the people in their jurisdiction, okay? और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो केवल सरकारी नौकर है, they are just bureaucrats. They might be at very higher position, but they are not using that chair, that position for introducing positive and constructive changes in the life of the people. तो वो संविधान के हिसाब से काम नहीं करते, वो केवल अपनी नौकरी करते हैं, वो केवल प्रेस्टीज का अनुभव करते हैं, वो बड़े बड़े पदों पे जाके सिर्फ ये महसूस करते हैं कि हम बहुत बड़े पोजीशंस पे हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है वो काम वो लोग नहीं करते। तो हमें उस लिस्ट में नहीं आना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। एंड यू वुड गेट डेफिनेटली द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ, ओके, इन योर करियर, to do best for the society. Anyway, yeah, I think Anurag also raised hand. Yeah, Anurag, yeah, you can express yourself. Yes, sir. Yes, sir. I want to thank you first of all, and I am privileged to be with you today on this auspicious day to understand the importance of the constitution and democracy. Thank you once again. Yeah, thank you, Anurag. And Anurag is a student of our NDA batch. And there are very few students for our NDA batch. And these students, they are in their 11th standard, 12th standard. And I'm expecting that in defense forces also, if you want to be the best defense force officer, तो the most important thing होती है कि हमारे दिमाग में nationalism, patriotism हमारे दिमाग में होना चाहिए। But again, to understand what is true nationalism, what is true patriotism, we need to understand constitution first, है ना? वो केवल वो ये हमारा दोस्त दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है, और ऐसे करने से नहीं होता है। पैट्रियोटिज्म वो है, नेशनलिज्म वो है जो हमारे देश के अंदर जो लोग हैं उनके बारे में जो सोचता है। पहले तो हमें हमारे देश के अंदर जो लोग हैं उनके संवैधानिक राइट्स के बारे में सोचना है, ओके? वो दैट इज द ट्रू नेशनलिज्म, दैट इज द ट्रू पैट्रियोटिज्म। वो बॉर्डर पे लड़ने वाला वो तो बात है ही है, वो तो करनी ही होती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन हमारे यहाँ पे पैट्रियोटिज्म की बहुत अलग व्याख्या की जाती है, नेशनलिज्म की बहुत अलग व्याख्या की जाती है। आज की डेट में तो ऐसा हुआ है कि अगर आप सरकार के बारे में कुछ क्रिटिसिज्म करते हो तो आप एंटी नेशन हो जाते हो, ऐसा समझा जाता है कि आप पैट्रियोटिक नहीं हो। तो ऐसी भी कुछ व्हाट यू कैन से मिसकंसेप्शन का प्रमोशन आज की डेट में हमारे देश में हो रहा है, विच इज अगेन नॉट वैलिड। ओके, सो या थैंक यू अनुराग। एंड रीनी, यस रीनी, you can express. Yes, sir. So, Yeah. sir, like you've said, we've come a long way today. From how our society was back then, like how you spoke about the conditions of women and the lower caste people, and the development we see today among these sections of the society, it is all because of the opportunities given to us by the Constitution. So even Yeah. the fact that today I am being able to share my views on various topics as a woman on various platforms is all thanks to the Constitution. So we need to uphold the ideologies of our Constitution so that our society is able to progress on equal footings
and so that there is a holistic development. So Yeah, also, Rini. sir, big thanks to you as well for spreading the importance of constitution and also helping us understand our constitution properly so that we can become a more aware citizen and future bureaucrats. Yes, yes. Thank you very much, Rini. And Rini is always Rini. I found you as a ideologically very sound student. Okay, so I'm expecting very dynamic work from your side in the near future. Okay, once you enter into bureaucracy. Okay, so all the best to you. And yeah, Yugang, you want to say something? Yeah, Yugang. Yes, sir. Yeah, बोलिए. Good morning, everyone. My name is Yugang. I would say about the Constitution of India. There have 448 articles, and they have divided into 25 parts. But they how to about this? But Yeah, Yugang, बोलिए. आवाज नहीं आ रही है. yes, sir. But they have about the development of India. They have much more on concentrate. But thank you for everyone. या युगांग, थोड़ी सी आवाज आपकी नहीं आ रही थी, बट आपने जो कहा है तो उससे इतना समझ में आ रहा है कि डिफरेंट स्टेट्स और सब कुछ है हमारे देश में, एंड वी आर डेवलपिंग बिकॉज ऑफ दिस वेरी डॉक्यूमेंट. एनीवे, thanks to all students of Sambodhi Career Academy, both of state services, civil services and NDA batches. And now आप जहाँ पे घर में हो वहां पे आप लोग खड़े रह के, क्योंकि हमें सम्मान जो देना है भारतीय संविधान को, तो हम बैठ के प्रियम्बल का पठन नहीं करेंगे. आप जहाँ पे भी हो, घर में हो या कहीं ऑफिस में होंगे, आज तो ऑफिस वैसे बंद है, तो आप खड़े होके ये मैं बोलूंगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल का, और फिर आपको रिसाइट करना है मेरे पीछे, एंड देन वी शैल कंक्लूड. ठीक है? और घर के भी मेंबर्स होंगे अगर आजू बाजू में, तो उनको भी आप बोल सकते हैं, because this is not a festival of people belong to the specific caste or community. This is a festival. हमें भारत में इस भारतीय संविधान दिन को, जैसे हम 26 जनवरी मनाते हैं, तो इसी ऐसे ही, लेकिन केवल मनाना नहीं है इसको. उत्सव जब हो जाता है किसी चीज का, तो वो फिर एक कस्टम में डेवलप हो जाता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग. तो हमें ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल कस्टम होना चाहिए. ये इट शुड डेवलप एज अ इंटेलेक्चुअल फेस्टिवल ऑफ दिस कंट्री. ओके, तो आप लोग अभी खड़े होंगे सब लोग, और मेरे साथ प्रियम्बल का जो पठन है तो आप लोग वो कर सकते हो. ओके, सो आई एम स्टार्टिंग नाउ एंड देन फाइनली वी शैल स्टॉप. ओके, सो आप लोग आपके जो या माइक जो आपका म्यूट है, तो सब लोगों ने अनम्यूट करिए अभी. सिर्फ अगर डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए ज्यादा बाहर का, क्योंकि इसमें वो आपकी आवाज भी आनी चाहिए. ओके, मुझे भी आवाज आनी चाहिए, राइट? तो आपने अनम्यूट कीजिए और अनम्यूट करके मेरे साथ रिसाइट कीजिए. अनम्यूट योरसेल्फ ऑल ऑफ यू. अगर ज्यादा डिस्टरबेंस है तो अनम्यूट मत कीजिए. ओके, ज्यादा डिस्टरबेंस है तो अनम्यूट मत कीजिए, लेकिन अगर डिस्टरबेंस नहीं है तो अनम्यूट कीजिए. सो आई एम स्टार्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल. The Constitution of India. Preamble. We, the people of India, We, the people of India, having solemnly resolved Having solemnly resolved to constitute India into a constitute into a sovereign, socialist, secular, Sovereign, socialist, secular, democratic republic, democratic republic, and to secure to all its citizens and and secure to all its citizens, justice, justice, social, economic, and political social, economic, economic, and political liberty of thought and expression,
liberty liberty of of thought and expression, belief, faith and worship, belief, faith and worship, worship, equality of status and of opportunity, Equality of status status and and opportunity. opportunity, and to promote among them all and to promote promote among them all fraternity, fraternity, assuring the dignity of the individual assuring Ensuring the dignity of dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. and the unity and integration of the nation. In our Constituent Assembly, in our Constituent Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, this 26th 26th of November 1949, do hereby adopt, to hereby hereby adopt, adopt, enact, enact, and give to ourselves this Constitution. and give give to to ourselves ourselves the the Constitution. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat to all of you. And I hope that the students of Sambodhi Career Academy will enter into the bureaucracy and the life, further life of as a Indian citizens, as a true Indian citizen. And I'm expecting that you would surely contribute in the development of this country, following the spirit of constitutional morality. Okay, and you would give importance to the very important principles of this Constitution of India, that is justice, liberty, equality, and fraternity. And I would like to see this nation as a really superpower. And unless and until we imbibe those principles in our personal life, we cannot do this. तो सुपर पावर अगर बनना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के साथ और कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के साथ संवैधानिक तत्वों को लोगों के जीवन में उतार कर ही हम सुपर पावर बन सकते हैं। नहीं तो फिर हम चंद्रमा पे जाएंगे, सूरज पे जाएंगे, और यहाँ पे अगर झुग्गी झोपड़ियां रहेंगी और यहाँ पे लोगों को अगर उनके अधिकारों से वंचित रखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। और जितने जल्दी हम कॉन्स्टिट्यूशन के फिलॉसफी, उसके टीचिंग्स के ऊपर अमल करेंगे, उतने जल्दी हम लोग बहुत ही अच्छा देश बनेंगे। तो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड today's session on the very important day, that is 26 November. और मैं यही रुकता हूँ और आप सभी को वंस अगेन मेरी तरफ से संविधान दिन की शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं। आप अच्छे नागरिक बनो और इस देश के अच्छे होनहार ऑफिसर बनो और लोगों के लिए काम करो। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir.